वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल में। लास्ट 2 लेक्चर्स में अपन ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था और अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए थे और बोला था कि आप एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन देखिए। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थर्ड टॉपिक। एक्चुअली देखा जाए तो ये टॉपिक कुछ पार्ट आपको ऐसा लगेगा हाँ पुराना पहले कहीं पढ़ रखा है 11th में 9th क्लास में, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा जहाँ पे एक्चुअली में सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, हेनरी लॉ वगैरह का ना। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी के सबको पता होगा, किसी भी चीज़ को डिजॉल्व करने की टेंडेंसी कौन बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, है ना। डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, वो भी आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। उसके पहले अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता क्या है। ठीक है, सपोज ये बीकर है मेरे पास। इस बीकर में मैंने 1 लीटर वाटर फिल कर रखा है। ठीक है, इस 1 लीटर वाटर के बीकर में मैंने सपोज यहाँ पे 10 ग्राम NaCl ऐड करा। ठीक है, अब डिजॉल्व इजीली हो जाएगा। अगर फर्दर मैंने यहाँ पे और 5 ग्राम ऐड करा, वो भी डिसॉल्व हो गया। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं यहाँ पे 500 ग्राम ऐड कर दूँ, नहीं ना। इस वाटर की कुछ टेंडेंसी होगी, कुछ लिमिट होगी कि ये सर्टन अमाउंट ऑफ NaCl डिसॉल्व कर पाएगा। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। सपोज इसमें यहाँ पे मैक्सिमम 25 ग्राम मैं यहाँ पे सॉल्ट डिजॉल्व कर पा रहा हूँ। इसके फर्दर मैं ऐड करता हूँ तो डिजॉल्व ना होके नीचे यहाँ पे सेटल्ड हो जाता है ना, मतलब पीपीटी फॉर्म में नीचे आ जाता है, फर्दर डिजॉल्व नहीं होता। मींस इस सॉल्यूशन की, इस वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या है सॉल्ट के लिए, 25 ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर आपके वाटर में 25 ग्राम पर लीटर इसकी मैं सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर दूंगा कि यहाँ पे 25 ग्राम में सॉल्ट डिजॉल्व कर पा रहा हूँ, है ना। अब देखो ये किस पे है, ये फिक्स कंडीशन पे है ना। मैंने सॉल्वेंट वाटर ही रखा है और मैंने वॉल्यूम 1 लीटर रखा है। अगर मैं यहाँ पे 2 लीटर वाटर लेता, अगर मैं यहाँ पे 2 लीटर वाटर लेता तो आप बेसिकली बता सकते हैं यहाँ पे जस्ट इसका डबल अमाउंट डिजोल्व होता है, मीन्स 50 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व होता। पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, 50 ग्राम पर 2 लीटर। देखा जाए तो 25 ग्राम पर लीटर ही हुई ना। तो ये सॉल्युबिलिटी होती है कि कितना अमाउंट आप डिजोल्व कर पा रहे हो किसी भी सॉल्वेंट में, किसी सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल एक सॉल्युबिलिटी का। अब आप डेफिनेशन को रीड करिए। डेफिनेशन बोलती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent। अब ये आपका वाटर क्या है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या रखा है मैंने यहाँ पे, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, अब दोबारा पढ़िए, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और क्या डिसॉल्व करा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस बोलूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे NaCl लिया, उसका मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर पा रहा हूँ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, वो इसकी सॉल्युबिलिटी है। एग्जांपल यहाँ पे क्या रहा है, 25 ग्राम डिसॉल्व कर पा रहा हूँ 1 लीटर वाटर के अंदर। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन its maximum amount of maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। थोड़ा सा बच्चों मेरा फ्लो बिगड़ रहा है, एक्चुअली में थोड़ा सा मेरा तबीयत वीक था तो मैं इतना एनर्जी नहीं लगा पा रहा अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने में, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, है ना। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन। अब यहाँ पे आप चाहो तो सॉल्यूट भी बोल सकते हो या कोई सब्सटेंस भी बोल सकते हो। तो ये तो आपकी हो गई सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया टेम्परेचर स्पेसिफाइड है, मतलब टेम्परेचर फिक्स है। अब देखो ये अगर यहाँ पे कंडीशन मैंने रूम टेम्परेचर ली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं इस पानी को हॉट कर दूँ, गर्म कर दूँ, सपोज मैं इस पानी को बॉईल कर दिया, बॉईल मतलब इसको हीट कर दिया और टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या तब भी 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व होगा? ऑब्वियसली नो ना, क्योंकि जब आप हीट करोगे तो उसमें टेंडेंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी डिसॉल्व करने की। वो 25 ग्राम से ज़्यादा डिसॉल्व करेगा और 30, 35, 40 डिपेंड करेगा आप उसका टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हो। तो सॉल्युबिलिटी एक फिक्स टेम्परेचर पे ही डिफाइंड होगी। अगर आप टेम्परेचर वेरी करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी वेरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा था। 9th क्लास में भी चैप्टर आता है इस मैटर अराउंड द स्फीयर, वहाँ भी सॉल्युबिलिटी का टॉपिक था, अगर आपको याद हो तो ये वहीं से ही उठ के आया है ना। इसको डीप में पढ़ना है अपन को, है ना। अब इस चैप्टर में जनरली अपन अब दो केस पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के। पहला केस पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और एक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। तो पहला कैसा आएगा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तब तक आप इसको नोट करिए। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके बोल सकते हैं कि मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें मैंने 25 ग्राम
सॉल्ट ऐड करा, फर्दर और डिजोल्व नहीं हो पा रहा, तो वो उसकी 25 ग्राम पर लीटर की हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो अपना फर्स्ट पार्ट है सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, वही पॉइंट्स आपके काम के आएंगे, और आप एनसीईआरटी में चाहो तो डिटेल थ्योरी पढ़ सकते हो। देखो एग्जाम्पल मैंने अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था सॉल्ट और वाटर का, वो भी यही एग्जाम्पल था। मैंने वहाँ पे सॉल्ट लिया था, सॉलिड था, और वाटर आपका लिक्विड था, तो उसके मैंने सॉलिडिटी देखी थी ना। अब देखो जनरली यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि आपकी जो सॉलिड इन लिक्विड है, ये एक फैक्टर होता है लाइक डिजोल्व लाइक, उस पर डिपेंड करती है। लाइक डिजोल्व लाइक है इसकी, मैं करेक्टरिस्टिक बोल दूं कि लाइक डिजोल्व लाइक इसका करेक्टरिस्टिक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे आपका NaCl वाटर में डिजोल्व हो गया है ना, इसने बना दिया सॉल्यूशन, क्लियर। पर अगर आप इसी NaCl को बेंजीन में डालोगे तो क्या ये डिजोल्व होगा? ये डिजोल्व नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आया, NaCl एक पोलर कंपाउंड है, वाटर भी पोलर नेचर का होता है, ठीक है। तो पोलर और पोलर डिसॉल्व कर गए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये लिया है पोलर, बेंजीन क्या होता है नॉन पोलर। अब आप सोचोगे सर ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है, तो आपको मेरे चैनल के अंदर क्लास 11 की प्लेलिस्ट में स्टेट ऑफ मैटर आपका चैप्टर है, वहाँ पे उसमें फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा स्टेट ऑफ मैटर का 5.1 के नाम से, उसमें पोलर नॉन पोलर के बारे में मैंने बताया है। और नहीं तो फिर अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा 11th में कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है। नहीं पता तो आप 5.1 वाला 11th क्लास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है। जहाँ पे चार्ज आता है, डायपोल आता है, वो होता है पोलर, ठीक है। अब ये क्या है पोलर, ये क्या है नॉन पोलर, तो ये लाइक नहीं है, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं नॉन पोलर कंपाउंड लूँ, सपोज मैंने एक नेफ्थलीन लिया, नेफ्थलीन की बॉल ली, वो आती है ना आप सिंक में डालते हो, कपूर की टिकिया नेफ्थलीन, जैसे आप वो कीड़े मकोड़े भगाने के लिए ना नेफ्थलीन की बॉल गोल गोल होती है, वो लिया और साथ में बेंजीन लिया। अब ये क्या है, दोनों ही नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, तो ये डिजोल्व होकर एक सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही फंडा चलेगा कि लाइक डिजोल्व लाइक, और लाइक पोलर डिजोल्व पोलर, या नॉन पोलर डिजोल्व पोलर। अगर आप यहाँ पे पोलर को नॉन पोलर में डिजोल्व करोगे या नॉन पोलर को पोलर में करोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, है ना। दोनों सेम नेचर के होने चाहिए तभी कोई चीज़ डिजोल्व होती है। तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। आपके एग्जाम्पल मैंने इसको समझा दिया पोलर नॉन पोलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे, आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर आपको पोलर नॉन पोलर कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं आपको और बात करूँ कि जब भी आप चीज़ डिसॉल्व करते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है डिसॉल्व करने पे, तो उसके बिहाफ पे आपके 3 टाइप के सॉल्यूशन क्लासीफाई होते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। एक होता है सुपर सैचुरेट, है ना, वो बताऊंगा बाद में क्या होता है। अनसैचुरेट वो है आप डिसॉल्व करे जा रहे हो और वो डिसॉल्व होता जा रहा है। सैचुरेट क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट, इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो ये जब सैचुरेट सॉल्यूशन हो जाएगा उस पर मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करूंगा, ठीक है। इस पर मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन नहीं करूंगा। जब सॉल्यूशन मेरा सैचुरेट कंडीशन में है, मतलब उसमें फर्दर मैं ऐड नहीं कर पा रहा टेम्परेचर रेस करे बिना, तो उस कंडीशन में मैं सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिफाइन करूंगा। अनसैचुरेट सॉल्यूशन में मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन नहीं करूंगा। ये बच्चों याद रखना, अनसैचुरेट सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिफाइन नहीं होती, सैचुरेट कंडीशन में ही मैं उसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर सकता हूँ, है ना। मतलब जैसे मैक्सिमम अमाउंट ने डिसॉल्व कर दिया, फर्दर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, उसको बोलूँगा सैचुरेट सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे सपोज आपने एग्जाम देने गए, अब जब आपको कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब आपने पूरा पढ़ लिया, अब सैचुरेट हो गए, अब आप फर्दर और नहीं पढ़ सकते, है ना। अगर कम पढ़ के जाओगे तो आप अनसैचुरेट कंडीशन में होगे ना, तो आपको मैं भी डिफाइन नहीं करूंगा कि आपको आता है नहीं आता। जब आप पूरा पढ़ लोगे तब आप सैचुरेट हो गए, हाँ अब मैं आपको चेक कर सकता हूँ कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है ना, तो उसके बिहाफ में मैं सैचुरेट या नॉन सैचुरेट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेट कंडीशन में अगर मैं फर्दर ऐड करूँ तो वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है ना, तो उसको फिर डिसॉल्व करने के लिए मुझे टेम्परेचर रेस करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे सैचुरेट कंडीशन में इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ये सब पॉइंट आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एग्जाम में आपसे ये पॉइंट कोई नहीं पूछने वाला, आपसे क्वेश्चन आएगा इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। बस ये बेसिक पॉइंट है जो आपको आने चाहिए कि किस किस पैरामीटर पर मैंने इसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आप बोलो इसको तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन,
मैंने यहाँ यही तो करा था, है ना। ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होगा तो सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ये ज़्यादा कर दोगे तो उस तरफ बढ़ेगा, ये ज़्यादा कर दोगे तो इस तरफ आएगा ना। अभी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ना। इसको मैं इतना ही समझाना चाहूँगा कि ये इक्विलिब्रियम तब मेंटेन होगा जितना आपने सॉल्यूट डाला है पूरा का पूरा डिजोल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है। अगर आप इसको ज़्यादा इसको फर्दर ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे, मतलब सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ सॉलिड पार्ट भी दिखेगा जो डिजोल्व नहीं हुआ हो, है ना। तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तभी आप सॉलिड को डिफाइन करते हो। तो ये आप इसको बोल सकते हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। तो उस पॉइंट में मैं सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को डिफाइन करूंगा। अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा है ना, ये मेंटेन नहीं है, तो फिर वहाँ पे सॉलिडिटी आपकी डिफाइंड नहीं होगी ना। ये पॉइंट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका 4th हो जाएगा कि इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। अब अपन ने ये तो देख ही लिया कि सॉल्विलिटी तो नेचर पे डिपेंड करती है कि सब्सटेंस का नेचर क्या है ना। अब ये 2 और फैक्टर डिपेंड करती है। अब वो 2 फैक्टर क्या होंगे जिन पे आपकी सॉल्विलिटी डिपेंड करेगी? वो 2 फैक्टर होंगे, एक तो होगा टेम्परेचर और एक प्रेशर। अब प्रेशर का इतना ज़्यादा रोल नहीं आने वाला है यहाँ पे, सिर्फ टेम्परेचर का ही रोल आएगा। वो क्यों आएगा, अब इसको अपन देखते हैं। अब अपन देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी पे। देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सा आपको मैं बताऊं कि अगर सपोज आप एक ठंडा पानी लेते हो और एक गर्म पानी लेते हो, ठीक है। ठंडे पानी में शुगर डिजोल्व करो और गर्म पानी में शुगर डिजोल्व करो, किस में इजीली और ज़्यादा शुगर डिजोल्व होगी? ऑब्वियसली आंसर होगा गर्म पानी में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रेज है तो मॉलिक्यूल आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे। तो वही कंसेप्ट है यार, अगर आपका प्रोसेस सॉल्विलिटी का प्रोसेस अगर आपका एंडोथर्मिक है ना, यानी कि इसमें हीट देते हैं अपन, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपका टेम्परेचर रेस करने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी रेस हो जाएगी। टेम्परेचर रेस करने पे आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे आप, है ना, सराउंडिंग डिक्रीज कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर अब ये बात आ रही है कि सर आप एंडोथर्मिक बोल के क्यों समझा रहे हो? एंडोथर्मिक मतलब ऐसे प्रोसेस जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जिन प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है, किसी चीज़ को डिजोल्व करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर आप वहाँ पर एनर्जी दोगे तो ऑब्वियसली प्रोसेस अच्छा होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर नहीं दोगे, एनर्जी नहीं दोगे तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो वही अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब डेल्टा एच आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा है क्लास 11 में। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एंडोथर्मिक मीन्स दोबारा बता दूं, जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो अगर आप वहाँ एनर्जी देते हो तो प्रोसेस अच्छा होता है, अगर नहीं देते हो तो इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में जस्ट इसका उल्टा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा जो होगा नेगेटिव, यानी कि मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में यहाँ पे एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज मतलब ऐसा प्रोसेस सॉल्युबिलिटी का जिसमें को डिसॉल्व करने पे एनर्जी रिलीज कर रहा है वो, ठीक है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब एनर्जी कब आसानी से रिलीज कर पाएगा? अपनी हीट कब रिलीज कर पाएगा? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो अपना एक्सचेंज आसानी से कर पाएगा। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या वो एनर्जी रिलीज कर पाएगा? फॉर एग्जांपल अगर आपके सूप लिया कटोरी में बिल्कुल गरम गरम, सर्दी में जल्दी ठंडा होगा, गर्मी में जल्दी ठंडा होगा? ऑब्वियसली सर्दी में ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर कम है तो सूप की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। अगर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होगा? जहाँ पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना, अब एनर्जी रिलीज होती है, डिसॉल्व करने पे एनर्जी रिलीज होती है, तो वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे ना तो क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा करके आप याद कर लो, अगर आप एक्सो में टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये जस्ट ऑपोजिट है इसका, आप एक याद कर लो, इसका ऑपोजिट ही हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था सॉल्युबिलिटी का। और ये सब किसके अकॉर्डिंग लिखा है? ये सब लिखा है, मैंने लिखा है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लास 11 का कंसेप्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग मैंने सब लिखा है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में लिख देता हूँ कि ये जो प्रोसेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना, अकॉर्डिंग टू
ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया ली चैटलियर प्रिंसिपल। मैंने आई थिंक इसमें गलत लिख दी, CHATELIER। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब हो रहा है यहाँ पे, है ना। 11th में आता है इक्विलिब्रियम में, है ना। तो काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्बिलिटी। अब ध्यान रखना, ये मैंने खाली सॉलिड एंड लिक्विड के लिए बोला है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो कि प्रेशर का क्या रोल आएगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ प्रेशर को, तो प्रेशर में क्या रोल आएगा। अब आप खुद बताइए, आपने शुगर डिज़ोल्व करी लिक्विड में, अगर प्रेशर वेरी करते हो तो क्या उसकी डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी वेरी होगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब सपोज आप यहाँ पे आपने बीकर लिया, यहाँ आपने लिक्विड भरा, इसमें आपने वाटर लिया है। अब आप यहाँ पे इसमें शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो। क्या डिज़ोल्व कर रहे हो, शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो। अगर सपोज आप यहाँ पे पिस्टन लगा दो और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दो, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या शुगर को डिज़ोल्व करने की टेंडेंसी में कोई चेंज आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, चेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि सॉलिड और लिक्विड प्रेशर पे वेरी नहीं करेंगे। सॉलिड तो कंप्रेस होता नहीं है प्रेशर लगाने पे, और लिक्विड भी बहुत मुश्किल से कंप्रेस होता है। तो आप यहाँ पे जब भी सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की बात करो तो प्रेशर को चेंज करने पे सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं लिखूंगा देयर इज नो चेंज इन solubility of a solid in a liquid on applying pressure। प्रेशर अप्लाई करने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा सॉल्युबिलिटी का, किसके, सॉलिड इन लिक्विड का। तो नो इफेक्ट ऑन चेंज इन प्रेशर। तो सिंपल से क्या जाएगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आता सॉलिडिटी पे। अब आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा कि मैंने टेम्परेचर रेस कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो सॉलिडिटी क्या होगी। तो आपको सिंपल सा आंसर दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सॉलिडिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर का वहाँ कोई रोल नहीं आने वाला। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पूरा होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, अब पढ़ना है अपन को सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। अब देखो, ये भी काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं है, पर यहाँ इस टॉपिक में एक लॉ आएगा, हेनरी लॉ, वहाँ से आपके चैप्टर के एक्चुअली न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप एग्जाम्पल के लिए तौर पे सुनो। आपको जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, NO2 डिसॉल्व होती है, काफ़ी सारी गैस डिसॉल्व होती है। तो क्या वाटर में जो अपन गैस डिसॉल्व हो रही है या अपन आर्टिफिशियली करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक में आप CO2 फिल करते हो तो आपकी वो कार्बोनेटेड हो जाती है। तो आप जो उसमें गैसेस डिसॉल्व कर रहे हो, ये तो पता है उनको गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड के अंदर, पर जो गैस डिसॉल्व कर रहे हो क्या उसमें भी इफेक्ट आएगा टेम्परेचर प्रेशर का। तो इस टॉपिक में अपन को वही पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों में ही वेरी करेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी गैस के अंदर। तो मैं यहाँ पहला पॉइंट ही लिखूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड is greatly affected by pressure and temperature both, pressure and temperature। ठीक है, दोनों से ये वेरी करती है। अब देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, याद रखना ये गैस इन लिक्विड के लिए है ना, गैस इन लिक्विड के लिए। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर को इंक्रीज करूँगा, तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सब समझाऊंगा कैसे हो रहा है, इनवर्सली, मतलब डिक्रीज करूँगा डिक्रीज हो जाएगी ना। इसी वजह से अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये मेन फंडा है। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, सिंपल सा केस समझिए आप, है ना। ये सपोज मैंने यहाँ पे वाटर फिल करा एक पिस्टन में, ठीक है,
इस पिस्टन का यहाँ पे बार ये है, यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके, अभी मैंने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रखा, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर है वही वो इसका यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होकर इस लिक्विड में ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। तो प्रेशर का तो एक कंसेप्ट है, अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपकी इन मॉलिक्यूल्स की सॉलिडिटी इन लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी। अब बात आ रही है टेम्परेचर का क्या रोल है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने में सॉलिडिटी डिक्रीज हुई। सपोज आपने गैस के मॉलिक्यूल ने डिसॉल्व कर दी है इस लिक्विड के अंदर, है ना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, रैंडम मोशन ज़्यादा करेंगे, रैंडम मोशन ज़्यादा करेंगे तो ये स्केप होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस आसानी से स्केप हो जाएगी लिक्विड के ऊपर, है ना। तो वहाँ पे सॉल्टी जो लिक्विड के अंदर थी गैस का अमाउंट था वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब बात ये आती है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना आसान नहीं है। इसको हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अपन समझेंगे कि हेनरी लॉ ने क्या बोला इसके बारे में, इसके न्यूमेरिकल कितना प्रेशर बढ़ाऊं तो कितना अमाउंट आएगा, ऐसे अपन थोड़ी पढ़ेंगे सिर्फ खाली प्रेशर बढ़ाया तो बढ़ गई, कितनी बढ़ी, कितना अमाउंट आया। अब यहाँ आपका मोल फ्रैक्शन और मोल काफ़ी यूज़ आने वाला है ना। तो मैं अपने अगले वीडियो में इसको यहीं से शुरू करूँगा, हेनरी लॉ से शुरू करूँगा। इस टॉपिक को मैं भी कंप्लीट नहीं कर रहा, ये हेनरी लॉ में कन्वर्ट होगा पूरा कि हेनरी लॉ क्या बोलता है सॉलिडिटी के रिगार्डिंग, मोल फ्रैक्शन का यूज़ होगा, पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज़ आएगा, तो वो सब काफ़ी सारी चीज़ें आएगी जो मैं पूरे कंप्लीट एक लेक्चर में लूँगा ना। तो अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक इसको रिवाइज करिए, एनसीईआरटी इसको रीड करिए कि सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है और कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है।